बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की कदर करने की। व्यूअर्स देखें, एक तो बड़े और बुज़ुर्ग वो होते हैं जो हमारे घरों में हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। नाना हो गए, दादा हो गए, अम्मा हो गए, अब्बा हो गए, ये सारे हमारे जो घर के बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं। फिर हमारे जानने वालों में भी हमारे कुछ सीनियर्स होते हैं। लेकिन काम की कैपेसिटी में जो आपके सीनियर्स होते हैं, और स्पेशली अगर आप मीडिया की फील्ड में काम करते हो, तो वो लोग जिन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, हमारे मुल्क की को कंट्रीब्यूशंस की और फिर उनको न्यूमरस अवार्ड से नवाजा गया, इन लोगों की अगर हम बात ना करें और उनको ट्रिब्यूट ना पेश करें, तो आई थिंक एज अ स्टेट चैनल हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे होंगे। सो आज मॉर्निंग एट होम में हम एक बहुत अमेजिंग और ब्रिलियंट पर्सनालिटी को ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे। लेकिन उनकी बात करने से पहले आज, क्योंकि हमारे इस अमेजिंग इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली फ़िल्म इंडस्ट्री की रानी बेगम साहिबा की डेथ एनिवर्सरी है, तो शो का आगाज़ उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए करेंगे। आप एक बेहतरीन फ़िल्म एक्ट्रेस थीं। 8 दिसंबर 1946 को लाहौर में पैदा हुई। बहुत ही खूबसूरत। आपका असल नाम नासिरा था। अनवर कमाल पाशा ने रानी के नाम आपको दिया और 1962 में अपनी फ़िल्म महबूब में आपको इंट्रोड्यूस करवाया। फ़िल्म देवर भाभी की कामयाबी के बाद आपकी किस्मत का सितारा चमक उठा। फिर आपने पीटीवी के 2 ड्रामों में भी काम किया, ख्वाहिश और फरेब। आपकी डेथ 27 मई 1993 को हुई। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, आज मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया कि हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे एक और बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी को। नाम उनका ज़रूर अभी लूँगी और दुआ करूँगी अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक उनकी फैमिलीज़ को सब्र अता करे। कल हमारे मुल्क के बहुत ही बेहतरीन और ब्रिलियंट आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट, ब्रॉडकास्टर, राइटर, एक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, लोकल और इंटरनेशनल काम करने वाले तलत हुसैन साहब हमसे बिछड़ गए और आज हम उन पर बात भी करेंगे। लेकिन पहले किचन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सा ट्रिब्यूट भी तैयार किया है उनके पीटीवी के काम से रिलेटेड। तो इस तरफ हम आएंगे ज़रूर, लेकिन बढ़ते हैं प्यारी सी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक। कैसी हो तैयबा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कल ये ख़बर सुन के। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। एक बड़ा मुनफरिद अंदाज़ था उनकी एक्टिंग में। देखिए, बात तो वही होती है ना कि अगर इंसान अपनी जगह और अपनी प्लेस बना ले, और ये एक ऐसे ब्रिलियंट आर्टिस्ट है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, अपने करियर में भी और ज़िंदगी में भी, लेकिन जिस खूबसूरती से और जिस डिग्निटी के साथ और जिस एलिगेंस के साथ तलत साहब ने अपनी ज़िंदगी बसर की और लोगों के लिए भी साथ साथ आसानियाँ पैदा की। अपनी ज़िंदगी में चाहे ना भी आसानी की कमी थी कुछ स्टेजेस पे ज़िंदगी में, लेकिन जिस तरीके से आपने गाइड किया, और कोई आर्टिस्ट नहीं है, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे न्यू कमर हो, हर बंदा आपको अच्छे अल्फाज में ही याद करता है। और एट द एंड ऑफ द डे इंसान एक यही ख्वाहिश रख सकता है ना कि जब हम इस दुनिया में ना हों तो लोग अच्छे अल्फाज में हमें याद करें। और यही मेरे ख्याल में आपकी लाइफ अचीवमेंट होती है कि लोग इस तरह आपको याद रखें आपके जाने के बाद भी। ज़िंदगी में तो रखते ही हैं, लेकिन आपके जाने के बाद इस तरह आपको याद रखा जाए, तो मेरे ख्याल में ये आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। बिल्कुल। और आपको आपकी ब्रिलियंट मतलब आपकी परफॉर्मेंसेस और आपके काम की बेस पे आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, और रिसेंटली 2-3 साल पहले आपको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। सो और ये तो मैं लोकल अवार्ड्स की बात कर रही हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे नॉर्वे से भी आपको अवार्ड मिला, और जो नॉर्वेजियन अवार्ड आपको मिला वो बेसिकली ऑस्कर अवार्ड का लेवल रखता है वहाँ पे। सो आप समझ रहे हैं, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी नेशनल अवार्ड्स आपने हासिल किए। कितनी बड़ी बात है। खैर, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ खूबसूरत सा तैयार किया है व्यूअर्स की कुछ
यादें फ्रेश करने के लिए, तो वो हम दिखाएंगे, लेकिन पहले रेसिपी मैं बता देती हूँ। हम सिंधी बिरयानी बना रहे हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। चावल हम इसमें 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, दही 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, प्याज 3 से 4 अदद, टमाटर 4 से 5 अदद, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीना 1 गड्डी, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, दालचीनी 1 टुकड़ा, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, हरी इलायची 2 से 3 अदद, बादियान फूल 1 अदद, जायफल आधा चाय का चम्मच, जावित्री आधा चाय का चम्मच, तेज़ पत्ता 1 से 2 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, आलू बुखारा 8 से 10 अदद, फ्राई प्याज 1/4 कप, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच। तो व्यूअर्स, इसका तरीका ये है कि आपने राइस जो है वो 2 से 3 घंटे भिगो के अच्छी तरह वॉश करने के बाद उनको बॉईल करके रख लेना है, और दूसरे एक पैन लेना है, उसमें आपने प्याज फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन, और उसके साथ जितने मैंने आपको साबुत गरम मसाला लिखवाया है वो आपने उसमें ऐड कर देना है, और उसके साथ फिर आप चिकन ऐड करेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे, और जितने पाउडर फॉर्म में मसाले हैं वो आलू बुखारा, ये सब चीज़ें आप ऐड करके अच्छी तरह चिकन जो है उसको गला लेंगे। और उसके बाद जिस तरह हम तहदार बनाते हैं बिरयानी, इसी तरह हम उसकी तहें लगाएंगे, और चिकन के साथ आपने आलू भी ऐड करने हैं। कई रेसिपीज़ में मैंने देखा है उसमें मटर भी इस्तेमाल होते हैं, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप मटर भी उसमें ऐड कर सकते हैं सिंधी बिरयानी में। और फिर हम तहें लगा के, और एंड में जो है वो थोड़ा सा ज़रदा रंग, और अगर आप ज़रदा रंग अवॉइड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, दूध गर्म करके उसमें आप ज़ाफ़रान ऐड करके उसको भी दम के टाइम पे ऐड कर सकते हैं। और बाकी वही गार्निश की चीज़ें, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें, लेमन, ये सब ऐड करके आप दम लगा दें, और दम खोल के फिर इसको हम रायता और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। एब्सोल्युटली वंडरफुल, थैंक यू सो मच तैयबा जी। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपके साथ शेयर किया, आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे तलत हुसैन साहब को, जिनकी 26 में कल के रोज़ डेथ हुई। रेडियो, टेलीविज़न, स्टेज, फिल्म, आपने इन सब अरीनाज़ में अपनी सलाहियतों का लोहा एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार मनवाया। 18 सितंबर 1940 को आप पैदा हुए। लंदन अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट से आपने तालीम हासिल की, जो बाय द वे उस ज़माने में एक बड़ी अनहर्ड ऑफ चीज़ होती थी। अब तो बड़ा आसान हो गया है फिल्म स्कूल जाना, ये करना वो करना। सोचें, जो इंसान 1940 में पैदा हुआ है वो लंदन अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स में जाके तालीम हासिल करता है। फिर 1960 में, यानी कि 20 साल की उम्र पे, आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़ कर दिया। आपके फेमस ड्रामों की अगर बात करें तो वो लिस्ट इतनी लंबी है कि आई डोंट थिंक हम उसे कवर कर पाएंगे, लेकिन बंदिश, कारवां, हवाएं, परछाइयाँ, कशकोल जैसे ड्रामों में आपके कैरेक्टर्स को बहुत इन्जॉय किया गया। इसके साथ साथ अगर फ़िल्मों की बात करें तो चिराग जलता रहा, बंदगी, गुमनाम, एक्टर इन लॉ शामिल है। और अगर आप बात करें इंटरनेशनल फिल्म्स की तो जिन्ना, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर फिल्म बनी थी, उसमें भी आपने काम किया। टीवी ड्रामों की अगर बात करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बीबीसी के प्लेज़ में भी, अंग्रेज़ी में भी आपने परफॉर्म किया। और उसके साथ साथ चैनल 4 की टीवी सीरीज़ ट्रैफिक और फैमिली प्राइड भी शामिल हैं। इसके साथ नॉर्वेजियन फिल्म इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आपने इतना ब्रिलियंट कैरेक्टर अदा किया कि आपको अमेंडा अवार्ड से नवाजा गया। जब हम अमेंडा अवार्ड की बात करते हैं तो ये वो अवार्ड है जो ऑलमोस्ट ऑस्कर का लेवल है नॉर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ आपको निगार अवार्ड्स गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़, मतलब आप एक इतने ब्रिलियंट और अमेजिंग पर्सनैलिटी थे, जो लिविंग लेजेंड तो थे ही जब तक आप हमारे साथ थे, लेकिन आपका लेवल एक इंस्टीट्यूशन का था, और आप इन योर ओन राइट एक प्रॉपर इदारा थे। कोई इंसान आपके पास बैठ जाता और आपसे ज़िंदगी की एडवाइस ही ले लेता तो वो लिटरली एक डिग्री के लेवल का स्टेटस था। सो आज तलत साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे ब्रेक के बाद। खूबसूरत सा मेमोरीज़ का पैकेज हमने तैयार किया है, एंड ऑफ कोर्स हम आपको कंसिस्टेंटली डिफरेंट क्लिप्स भी दिखाएंगे उनकी। तो आइए उन्हें याद करते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं एक बहुत ही अनबिलीवेबल लेवल के अमेजिंग इंसान को। व्यूअर्स, मुझे मुलाकात के बहुत कम मौके मिले, लेकिन जब भी मुलाकात हुई तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी अपने से मिल रहे हैं, क्योंकि तलत हुसैन साहब में अपनायत भी बहुत थी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी एक एलिगेंस थी, एक डिग्निटी थी, जिस तरीके से वो अपने जूनियर से डील करते थे। हर इंसान के साथ मोहब्बत से पॉजिटिवली पेश आना, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी डिग्निटी को, अपने डिमीनर को मेंटेन करना। बहुत कम लोग हैं, बल्कि आजकल के ज़माने में तो हमें ऐसे आर्टिस्ट और ऐसी पर्सनालिटीज़ नहीं मिलती। तो जब ट्रिब्यूट पेश करने की बात आई तो ऑब्वियसली हमारी पूरी इंडस्ट्री ट्रिब्यूट पेश करना चाहती है उनको, और ऐसी बड़ी पर्सनालिटी को, इतनी अजीम पर्सनालिटी को क्या को हम ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनको उनकी ज़िंदगी में ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिली, वरना अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी इंडस्ट्री में इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और रिगार्ड जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो सारे एकदम से वाह वाह करना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारी रेटिंग आ जाएगी या सोशल मीडिया पे हमारी फॉलोइंग बढ़ जाएगी। लेकिन तलत साहब ऑल थ्रू अपनी ज़िंदगी के हाइज़ और अपनी ज़िंदगी के लोज़ में अपने आप को एक सर्टन लेवल पे मेंटेन करके चले, और आजिज़ी का लेवल चेक करें कि कभी भी उनको जताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने क्या किया। लोग ऑलरेडी जानते थे। और ऐसी ही दो पर्सनालिटीज़ आज हमारे साथ हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। सबसे पहले मेरे उस्ताद, एक बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, और उससे बढ़ के एक बहुत ही खूबसूरत इंसान उस्मान पीरज़ादा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है मेरी प्यारी सी सहेली भी हैं, काम में कुछ मेरी सीनियर हैं, लेकिन लाड इनके साथ मेरा अपना ही है। हमारी बहुत ही खूबसूरत ड्रीम गर्ल निशो जी हमारे साथ हैं, जो फिल्म स्टार, आर्टिस्ट और एक बेहतरीन एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्मान साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। तलत हुसैन साहब कल इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप जो ज़िक्र कर रही थी अपनायत का, और ये आप कह रही थी कि एहसास नहीं होता था कि किसी आप बड़े आर्टिस्ट को मिल रही हैं, बल्कि किसी अपने से शख्स को मिल रही हैं। एक तो तलत साहब बहुत प्राइवेट आदमी थे, बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे कमेंट्स भी अभी जो मैं सुन रहा था वो यही थे कि जी वो अपनी ज़ात में इन्वॉल्व्ड, लेकिन आई नेवर फेल्ट हिम लाइक दैट। तलत हुसैन साहब वाज पार्ट ऑफ रफ़ी पीर फैमिली, आई वुड से। ऑफ कोर्स। क्योंकि तलत ने जितना काम हमारे साथ एक वक्त में किया वो एक अनयूजुअल काम था। जिस तरह सबसे पहली दफ़ा जब पीर साहब का प्ले राज़ो नियाज़ सलमान भाई ने डिसाइड किया कि ये प्ले करना है, तो मैं उस ज़माने में जावेद जब्बार साहब की फ़िल्म कर रहा था कराची में। सो तलत साहब वो सिलेक्टेड टू प्ले द लीड, द मेल लीड। अब वो बड़ा ही ज़बरदस्त खेल है जिसमें एक मर्द और एक औरत है। इट्स सेट इन डल लेक इन कश्मीर। तो अब लड़की की तलाश शुरू हुई, तो एक खातून थी जो मुझे बहुत कहती थी कि मैंने एक्ट करना है उस्मान, मैंने एक्ट करना है, मैंने एक्ट। तो मैंने सलमान भाई से कहा कि जनाब आप तलत, आपके पास इतने बड़े एक्टर हैं, तो अगर आप कोई नई लड़की ट्राई कर लें जो आपको पिछले 8 दिनों से ऑडिशंस कर रहे हैं। तो एक लड़की मेरी नज़र में है, उसने कभी काम तो नहीं किया, लेकिन वो एक बहुत अच्छी उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, तो इसलिए उसका तलफ़्फ़ुज़ जो है उर्दू का वो बहुत बेहतरीन होगा। तो वो चली गई, वो हमने बुला लिया उन्हें और वो सेलेक्ट हो गई। शाम में तलत ने मुझसे कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, इतना इम्पोर्टेंट ये प्ले है, आप ये लड़की नहीं, किस तरह? मैंने कहा तलत साहब आप एक इम्पॉर्टेंट एक्टर हैं, सलमान एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर हैं, हेल्प दिस गर्ल, यू नो शी विल डू वेल। तो आई स्टिल रिमेंबर कि वो ड्रामा जो है वो व्हाट अ प्ले इट वाज एज इट केम, 5 दिन के लिए किया था, उसकी कोई 20 परफॉर्मेंसेस करनी पड़ी।
और वो एक्ट्रेस अराइव्ड एज एन एक्ट्रेस कॉल्ड खालदा रियासत. वाओ. Okay. Now she had a great help from Talat as an actor. और देखो एक नया अगर आपके सामने एक शख्स है जिसने कभी अदाकारी की ही नहीं है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरे जो सीजनड एक्टर साथ काम कर रहे होते हैं, दे नीड टू गिव फुल सपोर्ट. So Talat Saab was a kind of a person who would train, because he himself was a trained actor. शायद आपको इल्म नहीं कि वो वाहिद एक प्रॉपरली ट्रेंड एक्टर हैं, बाहर से इंग्लैंड से पढ़ के आए थे. आप लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक जी, एंड और साथ ही उन्होंने उसी ज़माने में इनकी दोस्ती सलमान भाई से हुई वहाँ पे लंदन में. जी. एंड ही वाज वेरी क्लोज टू सलमान साहब. ज़रगुल में भी आपने साथ. जी, ज़रगुल में बड़ा ज़बरदस्त रोल था. ही प्लेड वन ऑफ द मोस्ट पिवटल कैरेक्टर्स इन द फिल्म द जर्नलिस्ट. एंड अब क्या कहूँ मैं तलत साहब के बारे में, इतनी चीज़ें हैं. हमेशा यही होता है कि जब लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके बाकी रुफ़का और साथी जो हैं बैठ के उनके बारे में बातें करते हैं. हम भी वही कर रहे हैं अभी. इसी बट होता ये है कि उस्मान साहब बहुत से लोग निशु जी, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी विद दिस क्वेश्चन, बट होता बेसिकली यही है कि जब इंसान चला जाए, मैंने भी क्या बात कही, अनफॉर्चुनेटली दुनिया है अब सोशल मीडिया और वायरल होने का. तो जब कोई इस दुनिया से रुखता, हर बंदा ना खड़ा हो जाता है कि मेरी बड़ी ये थी और वो ऐसे थे, तो एक बड़ा कंफ्यूज्ड किस्म का एक व्यू आ जाता है सामने. क्योंकि मेरी उनसे मुलाकातें, आई डिडंट रियली गेट अ चांस टू वर्क विद हिम, लेकिन ऑब्वियसली जब भी कहीं उनको देखा या वटेवर तो भागती हुई गई सलाम करने के लिए कि भाई शायद वो मुस्कुरा के देख ले तो मेरी किस्मत मज़ीद और बेहतर हो जाए. ऐसे सीनियर लोगों के पास इतनी प्रेजेंस में उनका होना बहुत है. लेकिन आई फाउंड हिम टू बी वेरी काइंड एंड वेरी वार्म. जैसे कि मैंने बार बार कहा, अपनी डिग्निटी को वो मेंटेन करते थे. ये नहीं है कि अगर सारे झले हुए में तो आप भी, आपका ये वाला डिमीनर नहीं था. बिल्कुल नहीं था. आप अपने बड़े डिग्निफाइड थे, लेकिन हर किसी को किसी ने बात की उसको जवाब दिया और प्रॉपर डिटेल में जवाब वो दिया. अपने इर्द गिर्द उन्होंने एक हिसार कायम कर रखा था. उसको वो क्रॉस नहीं करने देते थे आम लोगों को. आम लोगों को सिर्फ वो लोग क्रॉस कर सकते थे जो जिनको इजाज़त होती थी. वो तो आप भी ऐसे ही हैं. आई नेवर फाउंड हिम, ही वाज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग. मुझे हमेशा अफसोस रहेगा ये पिछले 8-10 साल में मैं उनसे मिल नहीं पाया. हमेशा ये सोचता था यार बीमार होंगे, मैं जाऊंगा, उनको तक फिर फ़ोन पे पता करवाया किसी से, उन्होंने कहा जी बहुत सख्त, वो आजकल मिल नहीं रहे किसी से. तो उस तरह करते करते थोड़ा वक्त गुजर गया. द लास्ट टाइम दैट आई मेट हिम वाज इन आर्ट्स काउंसिल कराची. बल्कि उन्होंने आके मुझे पीछे से पकड़ लिया. मुझे नहीं पता था वो बैठे हुए वहाँ पे. सो देन वी हैड अ वेरी लॉन्ग चैट एंड तलत वाज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, वन ऑन वन एज वेल. बट निशु जी, आप क्या कहेंगे? मेरा ऑफ एंड ऑन उनसे मुलाकात होती रहती थी, किसी फंक्शन में, किसी गेट टुगेदर में, या कराची गए हैं तो किसी चैनल पे. बट काम भी आपने साथ काम मैंने किया उनके साथ. मेरे कराची सेंटर से, मैंने पीटीवी सेंटर से एक ड्रामा था शाहिद इकबाल पाशा, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर. हम तो फिल्म जो टर्म है उसमें तो डायरेक्टर ही कहा जाता है. जी. तो वो प्रोड्यूसर थे उसके, शाहिद इकबाल पाशा. ड्रामा था माहपारा. एक एक्ट्रेस की कहानी थी जो कब्ल अज़ वक्त अपनी फैमिली को बचाने के लिए फैमिली में अपने आप को डिवोट करती है. उस ज़माने में जैसे होता था कि सबको छोड़ छाड़ के आपने छोड़ के. तो उसमें हमने इकट्ठे काम किया. तो जिस तरह मैंने मोहम्मद अली और नदीम साहब के साथ फर्स्ट जो मेरा डेब्यू फिल्म थी उसमें एक 2 सुपरस्टार्स के साथ काम किया, तो इस मीडियम में भी एक सुपरस्टार था, बल्कि सारे सुपरस्टार थे उस दौर के. और इस मीडियम में मुझे आने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगा. उनका कोऑपरेशन, इन्होंने अभी उस्मान पीरज़ादा ने बिल्कुल सही कहा, एक बड़ा डेलिकेट सा बैरियर रखते थे. उस सर्कल से बाहर नहीं आते थे जो उनकी शख्सियत का अहाता करता था. तो मैं गई बड़े अच्छे तरीके से. थोड़ी डरी हुई थी कि ये टीवी का जो स्टाइल है, टीवी में थोड़ा स्लो, नेचुरल, तो उसमें आने के लिए मुझे टाइम लगा. तो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, बड़े डाउन टू अर्थ, बड़े मतलब जैसे आपस में अच्छी केमिस्ट्री बनाई उन्होंने काम करते हुए. तो महापारा ड्रामा
हम लोगों ने तकरीबन 1.5-2 महीने में ख़त्म किया और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नायला जाफरी उसमें थी मेरे साथ, अल्लाह उनके भी दर्जात शकील बुलंद थे। फरमाए, आमीन। जी जी, वो भी अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। तो बहुत एक डिग्निफाइड किस्म के एक्टर थे, इंटेलेक्ट लेवल बहुत अच्छा था। कहते हैं ना, इंटेलेक्ट इज़ बॉर्न नॉट मेड। मुझे ऐसे लगता हमारे साथ बैठे, जी, हम जी। दोनों के बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी मुझे बैठे हैं। जी यूँ लगता था कि ये पैदाइशी एक्टर है, क्योंकि इतना नेचुरल काम करना, फिल्म तो थोड़ा लाउड मीडियम है ना, इतना नेचुरल काम करना। तो मैं बड़ी अजीब किस्म की चोर हूँ, मतलब मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ, अगले को फॉलो करती हूँ कि देखती हूँ इस मीडियम में ये बंदा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। वो मैंने बड़ी जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लिया, पिक कर लिया, उनको फॉलो कर लिया और मैं काम करने के काबिल हुई। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि फिल्म का था, थोड़ा सा अपने आप को स्लो। बट दोनों चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि इसीलिए तो अक्सर लोग आजकल कहते हैं कि यार ये फिल्म ड्रामा ज़्यादा और फिल्म कम लग रही है। और कभी कभी आप ऐसे ड्रामे देखते हैं और कहते हैं कि यार ये फिल्म होनी चाहिए थी। कि सो द पॉइंट इज़, हर मीडियम की अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं। अपनी डिमांड्स होती हैं और उसमें एक मीडियम से, अब देखिए स्टेज बहुत लाउड मीडियम है, ठीक है ना, उसमें तो कहते हैं माइक है नहीं, जितना आपने एनर्जी लेवल है उसके साथ आप बोलें, लाउड बोलें। तो जो टीवी है ये बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल स्लो, पूरी डिटेल, पूरे और एहतियात, वो कि आपके एक्सप्रेशन सब कुछ कह दें। बिल्कुल सही। और इसी बात को तो रिकग्नाइज करना इम्पोर्टेंट है व्यूअर्स। एज ए पर्सन ही वॉज फैंटास्टिक, वेरी नाइस पर्सन। अच्छा, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनके साथ कैसे रहे, इस पे हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं तलत हुसैन साहब की इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उनके दर्जात को भी बुलंद फरमाए और उनको जन्नत और फिरदौस में अल्लाह पाक सबसे आला दर्जा उनको हासिल हो, आमीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आज तलत हुसैन साहब को। और उस्मान साहब, आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी, देखिए एक तो होता है जो एक प्रोफेशनल ताल्लुक़ आप लोगों का बन गया, बट आपने शुरू में ही कह दिया कि रफ़ी पीर की फैमिली का वो हिस्सा थे। आपका पर्सनल उनसे कैसा ताल्लुक़ था? बहुत अच्छा, वंडरफुल। लोग एक चीज़ तलत हुसैन साहब की अदाकारी के बारे में जब बात करते हुए, उस ज़माने में तलत हुसैन साहब का प्रेग्नेंट पॉज बहुत मशहूर था। यू नो, व्हेन ही वुड टेक अ प्रेग्नेंट पॉज। आई नो। हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल में वो ट्रेनिंग ही नहीं थी। हमारे यहाँ पे ये था कि डायलॉग रट लो, आ जाओ और बोल दो, टक फेंक टक दो। बोलना शुरू कर दो। पॉजेज आते ही नहीं थे। पॉजेज आते ही नहीं थे। अच्छा व्यूअर्स, प्रेग्नेंट पॉज होता है वो कुछ सेकंड के लिए, ऑडियंस भी एक सेकंड के लिए कि हाँ, कुछ सबको उन्होंने ये कुछ सन्नाटा क्यों हो गया है? यूं करके किया, कुछ नाक सोचा को हाथ कि लगाया, अब कुछ बंदा सोचा। वेट कर रहा है कि It कुछ is amazing word, pregnant pause. हाँ, no, it's a commonly used it's term बाहर commonly के मुल्क used में as तो a हाँ। pregnant pause, they say that. तो वो जो था वो एक्चुअली उनकी थॉट, द वे ही वुड सॉर्ट ऑफ अप्रोच अ कैरेक्टर, क्योंकि हमने एक दूसरे से चीज़ें सीखी हैं। आई हैड ऑल्सो लर्नड अ लॉट फ्रॉम तलत हुसैन साहब, यू नो। बट आप पैदा एक इंस्टीट्यूशन के घर में हुए थे। उसके बावजूद हमें लर्निंग का दूसरे लोगों से, जो आपसे पहले काम कर रहे हैं या जिन्होंने प्रॉपरली काम कर रहे हैं, जो बड़ी उम्दा काम कर रहे हैं, आप उन लोगों को देखकर उनसे सीखते हैं। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम तलत हुसैन। जस्ट बीइंग एन एक्टर इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर, बट तलत साहब के साथ बड़े मैं क्या बताऊँ, बेइंतहा ऐसी चीज़ें हैं जिनमें एक तो वो बड़े कॉन्शियस थे सर्टन चीज़ों के बारे में, हेल्थ के बारे में, और उन बेचारों को उतना ही हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, हेल्थ का। मुझे याद है कि बाकायदगी से वो पानी पीते थे जो हम लोग नहीं पीते थे, विच इज़ रॉन्ग। यू नो, यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 to 3 bottles of 1 liter water going into your system. वो हर वक्त उनके पास एक पानी की बोतल तो ज़रूर होती थी। एंड ही वॉज वेरी peculiar about what to eat and what not to eat. He was very, very particular about that.
हम तो जो आ गया, छोले आ गए, फलाना आ गया, धमाका आ गया, खा लिया पी लिया। पर्टिकुलर चीज़ तो सामने आती है, हम खाते ही नहीं है, हम तो खाते ही हुए हैं जो अजीबो गरीब किस्म की कोई। So Talat Sahab was a very conscious about his health, and I remember one play of his, जो लिखा भी उन्होंने ही था, तारिक बिन ज़ियाद पे उन्होंने एक प्ले बनाया था, because Samina worked in that play. Yeah. I went there one day, तो उनकी रिहर्सल चल रही थी, which was directed by Talat Hussain also. वाओ। You know, अब जिस तरह हम ट्रेन हुए थे शुरू में पीटीवी में कि आपकी सिर्फ रिहर्सल जो है वो मगिंग अप लाइंस नहीं है कि आपने लाइनें याद कीतियाँ तो ऐसी ठा करके मार देती हैं, यू नो। वो जो था मोमेंट, वो बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट था कि हाउ यू कंसीव अ कैरेक्टर, हाउ यू गो इनटू द कैरेक्टर, यू नो। और फिर उसके जो अदायगी अल्फाज की, क्योंकि तलत साहब वाज ट्रेन्ड बाय रेडियो, दैट्स वेयर हिज करियर स्टार्टेड, you know, and from radio he came into television and then to film, and in between he was educating himself. बीच में वो बरतानिया भी गए, वहाँ पे जाके सीख कर आए, वहाँ पे ट्रेनिंग। वहाँ पे बीबीसी का भी, बीबीसी पे भी उन्होंने काम किया, जी। अंग्रेजी वहाँ के क्या बात अंग्रेजी है, प्लेस में काम इंडिया में भी काम किया ना, इंडिया में किया, बॉलीवुड भी बहुत उन्होंने काम जी किया। जी बिल्कुल। सौतन मेरी बेटी की, सौतन की बेटी। बट द पॉइंट इज वो भी उन्होंने किया, इंटरनेशनली भी किया और अवार्ड्स भी पूरी दुनिया से हासिल किए। बिल्कुल। देखिए पाकिस्तानी आर्टिस्ट अक्रॉस द बॉर्डर तो कर ही लेता है काम, कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेज पे, लेकिन टू ब्रेक इनटू द अंग्रेजी वाली मार्केट जी। और वहाँ पे अंग्रेजी में जाके परफॉर्म करना, बड़े कम लोगों को ये मौका मिला है। आपको मेरा मिला, ख्याल है, अब्बा को मिला, एज एन आपके बड़े भाई को, आपको पता है मैं अब्बा बुलाती हूँ नहीं, वो क्योंकि मेरे तो बेस्ट फ्रेंड माशाल्लाह, के तो सलमान पीरज़ादा, आई मीन उन्होंने तो काम ही बाहर किया बाहर ही किया। और बनाई। आई मीन ज़रगुल इज़ अनबिलीवेबल। आई विश दैट आज की दुनिया में उसको रिलीज़ किया जाए, बिकॉज उसके आज भी जो मैसेजिंग है वो जी। आज भी अप्लाई करती है, वो इतना ब्रिलियंट एक प्रोजेक्ट था। सो द फैक्ट इज़ ब्रिलियंट लोग ब्रिलियंट चीज़ें ही क्रिएट करते हैं, बिल्कुल। लेकिन देखने और सुनने वालों को भी उस लेवल पे अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि जब बाहर वाले मान जाते हैं तो फिर हम मानते हैं। वो हम कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बाहर से हमें मनवाना पड़ता है ना, इसके लिए अपने आप यहाँ मनवाने की। You need to train an audience. You need to train an audience to appreciate arts. आप ये नहीं कि बैठे बिठाए चीज़ हो जाएगी। हम इतने डीप जा चुके हैं वल्गर फॉर्म्स में, हम इतने डीप जा चुके हैं थिएटर की रवायत को जिस तरह हमने तबाह और बर्बाद किया है। आज हमें वो लोग डेमागॉग्स नज़र आते हैं जो कमर्शियल थिएटर कर रहे थे, यू नो, कि जी होते बड़े माँ होते फलाना धमाका। यार दैट्स अ चीप टार्टी थिएटर दैट वी प्रोड्यूस्ड, एंड वेरी फ्यू पीपल वर वर्किंग ऑन गुड थिएटर। बिल्कुल। और वो और अच्छे वाले सारे लोग जो आटे थे में पिछले, नमक वो के आपको बराबर। याद है वो छोड़ गए, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा हम भूखे मर जाएंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। जो डायलॉग, जो जेस्चर्स, जो सारा कुछ वहाँ पे चल रहा है, जो डांसेस चल रहे हैं, तो वो तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। आई विश कि उस टाइम पे ये कोई फैसिलिटी होती तो राज़ो न्याज रिकॉर्ड हो सकता तलत हुसैन का। एक तो खालदा रियासत के साथ हुआ खेल, उसके बाद कोई 3 साल बाद अगेन मुझे आर्ट्स काउंसिल लाहौर ने कहा कि जी ये प्ले करेंगे यहाँ पे हम। देन समीना वर्कड यस। because Khalda was very busy at that time. So I requested Talat Hussain साहब again, क्योंकि सलमान भाई थे नहीं, वो इंग्लैंड में गए हुए थे, तो मैंने तलत से कहा कि तलत प्लीज़ आप ये प्ले डायरेक्ट भी आप करें, क्योंकि आपने ये किया है, यू नो द प्ले, यू फील द प्ले। फिर ये प्ले तलत हुसैन और समीना ने दे डिड इट ट्वाइस। वाओ। एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू, कोई लोग कहते हैं कि जी ऐसे काम में तो ऑडियंस नहीं मिलती, हमारे पास तो टिकट नहीं बचता था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही तो बात है ना, काम तो वो मज़े का है कि लोग कहें थोड़ा और होता तो कितना अच्छा होता। एक तरसने वाला जो एलिमेंट होता है ना कि आई विश, वही तो मज़े का होता है। इवन फिल्म जब मुकम्मल हो उसके बाद थोड़ी सी ये फीलिंग हो कि यार थोड़ी सी अगर लंबी हो जाती। ड्रामा भी, अब तो ड्रामा आपको भी पता नहीं, चौथे एपिसोड पे बंदा कहता है मुक क्यों नहीं रहा, तो पता चलता है कि 26 एपिसोड का है, तो बंदे के दिमाग की दही निकल चुकी होती है चौथे एपिसोड पे। एक्चुअली क्रिएटिव आर्ट है, ठीक है ना। जितना आप सब्जेक्ट वर्क करेंगे
हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, उतनी खूबसूरत चीज़ क्रिएट होगी, खूबसूरत ड्रामा बनेगा। थोड़े लफ्ज़ों में दरिया को कुएं में बंद करना, बिल्कुल। भाई ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। रंगील पुल जब हमने बनाया था तो थी उसमें, तो रंगील पुल का क्या जी था? उसकी अभी भी क्लिप्स कभी कभी वायरल हो जाती हैं। अच्छा। और मेरी तबीयत सेट होती है उसमें। आपने भी तो मुझे ऐसा कोई वाहियात और भाई, बदतमीज हमने कैरेक्टर PTV दे दिया कि आज भी मुझे उस पर डांटे पिटती हैं। पीटीवी पे हमने 18 एपिसोड की बात थी। पीटीवी एट दैट टाइम 18 एपिसोड्स लेते थे। बिल्कुल। जब मैं एडिटिंग टेबल पे बैठा और 18 एपिसोड कट गए, उसके बाद मैंने उसको टाइट करना शुरू किया। जब टाइट करना शुरू किया तो वो 15 एपिसोड रह गए, 3 गायब हो गए। अब मुझे मेरे एडिटर कहें, उस्मान साहब तुसी की कर रहे हो, 3 एपिसोड का। अपना नुकसान करने वाली बात है ना। आई जस्ट वांट इट लाइक दिस, और बिकॉज 3 एपिसोड में ये ढीला पड़ रहा काम। आई नीड इट टाइटली। वही तो बात है ना व्यूअर्स, कि जब इंसान खुद स्टैंड लेता है अपने क्राफ्ट के लिए, जो आजकल की जनरेशन नहीं लेती। सच्ची बात है, मेरी जनरेशन ने भी नहीं लिया। हमें होता था कि काम पैसे कमा ले, दिहाड़ी लग जाए, और इसी वजह से फिर मैंने एक्टिंग से किनारा कशी कर ली 7-8 साल। क्योंकि बंदा तरसा फिर घूम रहा होता था कि कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा आ जाए, और उस एक प्रोजेक्ट पे बंदा चल पड़ता था कि चलो 10 फजूल कर भी लिए। जब वो स्टेज आया जब एक भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं कर रही थी, मैंने कहा बेहतर है मैं नुक्कर पे होके बैठ जाए। यही शो करके ना पहुंचती थी मेरे पास शूटिंग पे, एग्जॉस्ट हुई हुई, लेकिन ये एग्जॉस्ट ही नहीं होती थी। मैं हैरान कि यार ये बच्ची ये 3-4 घंटे बोल बोल के आई है, ये तो क्या करेगी। ऊपर से फिर मेरी माँ के पास बैठ के बोलना शुरू कर देती थी। भाई अल्लाह ताला ने अगर दुनिया में कोई फरिश्ता भेजा था तो वो आपकी अम्मी, मैं थी नहीं कहूँगी हैं, क्योंकि आप सब उन्हीं का अक्स हैं। और जो आप लोगों के अंदर खूबसूरती और अपनाइयत है लोगों के लिए, वो आई रिकग्नाइज किया बिकॉज़ आई वाज क्लोज। और देखिए ऐसे ही तो हम अपने प्यारे लोगों को अगर ऐसे याद करें। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, खाने की उन्होंने कुछ बात की, आपकी भी एक स्टोरी है तलत हाँ, साहब से रिलेटेड स्टोरी। हाँ। ये आप इनकी वालदा मोहतरमा की बात कर रही थी। एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ इट के शी वाज फ्रॉम गुजरात। जी जी। गुजरात के लोग होते ही ऐसे हैं थोड़ा। ओके, अपनी कमेटी डाल ली आपने। अब ये मैं निकलने नहीं दूंगी, कमेटी ये फंस जाएगी। अच्छा मुझे बताइए, तलत साहब के साथ आपने बड़ी मजे की स्टोरी बता रही थी। लंच ब्रेक होती थी ड्रामे के शूट के दौरान। ड्रामे के शूट के दौरान तो हमें तो आदत थी ना कि खाना आ गया और लंच ब्रेक हुई है लिए में, फिल्म में प्रोड्यूसर ने एक पूरे यूनिट के लिए, पूरे लोगों के लिए खाना। और चलो जो हीरो हीरोइन है इनको थोड़ा सा एक्सक्लूसिव कोई चीज़ मंगवा दी बाहर से, तो पता चल गया हीरो हीरोइन का खाना। वो उधर आया खाना तो शाहिद इकबाल पाशा के घर से उनके लिए खाना बन के आता था। तो मैं भी बैठी हूँ, मैंने कहा कि मुझे तो भूख नहीं है, मैं दोपहर को लंच की बजाय को थोड़ा फ्रूट खा लेती हूँ। तो कहते नहीं दाल खाऊंगा, दाल खाऊंगा। तलत हुसैन साहब कहते। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहते आपके लिए कुछ मंगाएं, कहते नहीं, कहता ये भी दाल खाएगी। मैं खाऊंगी दाल, कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है। तो बड़े पर्टिकुलर थे, बड़ा ख़ास ख्याल रखते थे अपनी डाइट का, और पानी का भी बता रहे थे ना, डाइट का बड़ा न पातुला खाना और बड़ा ऑर्गेनिक टाइप खाना ना, ये हम देखते थे। एक उनका मैंने खाना ऐसा देखा है, और दूसरा मैंने गुलाम मोहिउद्दीन का देखा है। उसके घर से भी खाना ऑलिव ऑयल में, थोड़ा लो कैल डाइट, ज़िंदगी भर उस बंदे ने ये किया है। वहीद मुराद भी। नदीम साहब शदीद पेटू किस्म के आदमी थे, कीमा पराठा। तो इधर तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। अच्छा, वो भिंडी भी क्योंकि enjoy इनके करते। साथ काम करने का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये हुआ कि खा खा के मैं पागल हो जाती थी सेट पे। मतलब मैं चाय के वक्त भी जो दोपहर को इनके घर से खाना आया होता था वो खा रही होती। आधा खाना तो तू और उठा के लाती थी रोजाना, वो चिकन पैटीज और नहीं पता तो नहीं वो क्या। तो वो तो उधर के लिए होता था ना। मैं कहती थी ये मेरी रिश्वत, अब मुझे मेरा खाना ये दे। बहुत ज़्यादा इसका मतलब है। नहीं, खाने के भी शौकीन है और ऑर्गेनिक हाँ, अमेजिंग और खाना पकाने के इनके भी। घर में, और एक एक great। चीज इनके यहाँ उगती है। वाह 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 वाह, मैं खुद भी पकाती हूँ, आपको पता और इंसान भी बड़े इन्होंने उगा के तो इस चलो इंडस्ट्री को दिए हैं बाय द वे। ये चीज़ तो वाज़ेह होगी ना कि तलत हुसैन साहब वाज वेरी कॉशियस ईटर। हाँ। अच्छा, आपको सॉरी, मैंने हर बंदा अपनी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। इनमें इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, हुआ क्या जी, था? मैं जो जहाँ तक मुझे पता है कि कोई मेडिसिन इन्होंने खाई थी जिसने रिएक्ट किया था। ओके। उससे पूरी इनकी स्किन के ऊपर कुछ मसला था, हो गया था। अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट मीट हिम इन दोज डेज। उसी avoid ज़माने भी तो में वो कर रहे किसी थे से लोगों मिलते को। नहीं थे क्योंकि उसकी वजह से।
तो क्या चीज़ डायग्नोस थी, किस चीज़ में मुझे ये मुब्तला थे? आइडिया नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कुछ दवाई ली, वो जैसे कि कहते हैं ना हम लोग अक्सर अपनी React ज़बान में कि लड़ गई, React तो कर गई। उसकी वजह से फिर कुछ स्किन मसाइल खराब हुए। हो गई, स्किन खराब हो पे गई, इफेक्ट वो किया और ना। फिर ऑब्वियसली अगर स्किन खराब हुई है तो और फिर organs पे वन भी असर आफ्टर होगा। अनदर, आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट ही केप्ट ऑन गोइंग इनटू बंदा जब बंद हो बैड जाए हेल्थ सिचुएशन। तो कितने दिन बीमार रहे हैं? ये ये तो नहीं, साल ये तो नहीं पता 8 एग्जैक्टली, बट 7-8 इयर्स। साल मेरे मुझे लगता है। पिछले कुछ साल नहीं, बीच में तकलीफ पढ़ा में भी रहे। रहे थे ना, ही वाज टीचिंग व्हिच वाज हिज एक्चुअली ही लव्ड टीचिंग। मुझे जब मिले थे पैशन था। वहाँ पे एकेडमी में, तो ही वाज वेरी हैप्पी इन अ वे। सैड भी थे क्योंकि कई चीज़ें उनकी मतलब की नहीं हो रही थी वहाँ पे, लेकिन ही वाज हैप्पी दैट ही वाज टीचिंग, बिकॉज आई पर्सनली फील कि लोग जो तलत हुसैन के स्टैचर तक पहुँचते हैं, जिन्होंने बहुत सारा इल्म हासिल किया होता, दे नीड टू टेक इट आउट, दे नीड टू डिलीवर, गिव इट टू अदर पीपल सो इट फ्लरिशेस, यू नो। और इंसान, मैं समझता हूँ आर्टिस्ट की जो है लर्न करने की हिस्स, और वो कभी ख़त्म नहीं। बिगेस्ट ट्रेजेडी with a scientist or a doctor or a actor or a producer or a director or engineer whatever, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो काम करते 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 यहाँ पे आता है। यहाँ पे जब पहुँचता है वो, तो यहाँ पे उसको अल्लाह ताला के पास जाना होता है। दैट्स द एंड ऑफ दिस। उधर से जब वो जाता है तो जो दूसरा शुरू होता है, जहाँ तक वो लेकर आया था वो वहाँ से शुरू करता है, बिकॉज उसके पास उनका ये वाला एक्सपीरियंस मौजूद है, ये रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर। यहाँ से आगे, दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो उन्होंने तरक्की की है इस Evolve दुनिया के किया और अंदर, grow किया। इवॉल्व किया अपने आप को। लेकिन मसला ये ना कि जब यहाँ पे एक बंदा पहुँचता था तो वो सिखाता था नीचे वालों को। जी, मसला ये है कि नीचे वाले सीखना नहीं चाहते अब अब और ये सबसे- अपनी ही टेंजेंट की बिल्कुल ये नहीं चीज़ सबसे सीखना बड़ी चाहते। ट्रेजेडी है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी कि एक्टर्स, मैं कई बच्चों के साथ काम कर रहा होता हूँ। 22 साल का एक्टर मैं तो अपनी 70 साल के आंखें आर्टिस्ट को अपने- समझा रहा होता है कि आपने अपने क्या करना कान ये और आपको आंखें पता नहीं है। बंद रखता हूँ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोग कहेंगे यार बड़ा बोल रहा है, बाबा की गल्ला कर रहे। अभी समझ नहीं आई क्या बोला, ये वाला काम। बिल्कुल। एट टाइम्स के बच्चे आहिस्ता जाओ, डोंट रश इन, यू नो, गो स्लो, क्योंकि कुछ लोग जो आपको बैठ के सुनने वाले हैं या आपको देखने वाले हैं, उनको मौका तो दो कि वो समझ सकें आप क्या कह रहे हैं। अगर वो अच्छा, समझे मजे की नहीं, बात बताओ, ये डांट मुझे पिटी थी बहुत साल पहले अच्छा। इनसे। मैंने अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करने की कोशिश की। अब जब लोग मुझे कहते हैं ना, और मसला ये हो गया कि जैसे कि उन्होंने करके, पहले तो इक्का दुक्का आर्टिस्ट आते थे, उनको हमारे सीनियर से चपेड़े चुपेड़े मार के इंसान बना देते थे कि स्लो डाउन, जितनी भी फास्ट, चाहे तुम्हारी मूवमेंट फास्ट है, अल्फाज समझ आने चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हो गई बात। अब जब मुझे डायरेक्टर्स कहते हैं ना कि तुम बड़े तहम्मुल से अपनी लाइंस डिलीवर करती हो, तो उनकी शक्ल देख रही होती हूँ, क्योंकि जो जूनियर अब मेरे आर्टिस्ट हैं, जो अभी आए हैं, वो सारे ही इतनी तेज़ तेज़ लाइनें सुट रहे होते हैं कि मेरे जैसा नालायक भी बड़ा लायक लग रहा है। सो ये मुझे इतनी शॉक करती है चीज़ कि जिसको सारी ज़िंदगी लोगों ने कहा तुम्हारी नालायकी है कि तुम इतनी तेज़ तेज़ लाइंस फेंक देती हो, जी। अब मुझे कह रहे हैं कि मैं लाइनें नहीं फेंक रही, तो जो प्रॉपर लाइंस डिलीवर करते हैं क्या वो सुला देते हैं ऑडियंस को? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? कि जनरेशन टू जनरेशन हम बेहतर नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल। हम बर्बाद ही होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, एक डिफरेंट कल्चर आ गया है ना सीखने सिखाने देखो का। ये मीडियम जो है ना, फिल्म का, टेलीविज़न का मीडियम, वो एक्टर का मीडियम नहीं है, वो डायरेक्टर का मीडियम है, बिल्कुल वो स्क्रिप्ट का मीडियम है। सही, एक्टर का एक्चुअल मीडियम जो है वो थिएटर है। 100%। कर्टन हटेगा, आप हैं सामने, आपके बैठी हुई ऑडियंस है लाइव। क्योंकि जान So, देखें उसमें कोई आप झूठ नहीं बोल झूठ सकते। नहीं बोल सकते, आपने इमोशन, उनकी एनर्जी आपके पास आ रही है, आपने उनकी एनर्जी को लेके उसको वापस फेंकना। लाइन लेकिन उस्मान साहब, लाइव में जो कमेंट्स आते हैं, जो फिक्रे फेंकती है, उसको भी बर्दाश्त करना भी दिल गुर्दे का काम नहीं, है। पर जान देखें, वो अच्छी फकड़बाज- थिएटर में कभी कोई फकड़बाज लाइन नहीं थिएटर मारता। में ये होगा, लेकिन जिस किस्म का थिएटर हम लोग करते रहे हैं उसमें ऐसा काम नहीं है। उसमें अनथिंकेबल कोई है। आवाज नहीं निकालता। सोच ही नहीं ऐसे सकते। सन्नाटा होता है कि कॉमेडी में अगर लोग हंस भी रहे हैं तो ऊंचा नहीं हंसेंगे कि आर्टिस्ट की कंसंट्रेशन ना टूटे। मैं आपको एक ऐसी मिसाल- तमीजदार ऑडियंस होती है बाहर। मैं भी आपको एक मिसाल छोटी सी दे सकता हूँ। जी, जी। वी आर टॉकिंग अबाउट तलत साहब राइट नाउ, Of course. बट ही, बिकॉज ऑफ तलत साहब्स इन्वॉल्वमेंट, डीप इन्वॉल्वमेंट विद द थिएटर, बिल्कुल
ये जो भी आपने बात कही, एक हमारे फेस्टिवल में एक प्ले आया, हाउस ऑफ बर्नाडा अल्बा। ये आया जॉर्जिया वाले मुल्क से। अच्छा। ये प्ले लिखा हुआ एक फ्रेंच राइटर ने। अच्छा। ये प्ले एक शारा आफाक इसको वो मिली, वुसअत मिली इस ड्रामे को। Right. और ये जो अंग्रेज़ी अदब का और बहुत सारे लिटरेचर जिसमें ये ट्रांसलेट हुआ, अदब का हिस्सा बना ये प्ले। माशाल्लाह। इसमें सारी औरतें हैं इस प्ले के अंदर। एक औरत जो है वो अपने मियाँ को दफना के आती है और वो सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर देती है, कहती है अब इस घर से बाहर कोई नहीं जाएगा और बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। अच्छा। सो दैट्स द प्ले। अब वो जॉर्जियन प्ले लेकर आए जॉर्जियन ज़ुबान के अंदर, 2.5 घंटे का ड्रामा। तो मुझे वो जो डायरेक्टर था, हमने उनको ब्लैक किया हुआ था हॉल के अंदर। उसने कहा जी मैंने ये ओपन एयर थिएटर के अंदर परफॉर्म करना है। वहाँ पे हम पाटे खान कर रहे थे तो हमने और वो दे 2.5 दिया। घंटे के लिए ओपन एयर थिएटर देना, जब वो मतलब अब ऑब्वियसली क्योंकि बैक टू बैक चीज़ें, तो सारे जो थिएटर कंपनीज बाहर से आती थी उन्होंने 2-2 दिन परफॉर्म करना होता था। इनकी जिस दिन परफॉर्मेंस थी, आई स्टिल रिमेंबर, उनका डायरेक्टर मेरे पास आया और उसने मुझे आके कहा कि बहुत सारे लोग आ गए हैं, वो 15 को 100 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि टिकट 30 रुपए की थी। ठीक है, उसमें हर किस्म का शख्स बैठा था। उसमें मदिया गौर भी बैठी थी, हम भी बैठे थे, उसमें रिक्शे वाला भी बैठा था, कोई क्लर्क साहब जो हैं वो भी बैठे थे। हर किस्म की, हर मकतबा फ़िक्र के लोग बैठे थे, स्टेटस के लोग भी जो थे, वो मुख्तलिफ मिक्सचर था। तो मैंने कहा कि मैं जाके सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये ड्रामा है क्या। तो मैं गया, मैंने उर्दू में जाके हल्का सा खुलासा दिया कि जी ये प्ले, और आप आके ऑडियंस में बैठ गए। ये जब प्ले शुरू हुआ, कई लोग इस तरह बैठे हुए थे, जैसे होता है कॉन्सर्ट में कोई भी इस ऐसे तरह पड़े बैठे होते हैं लोग। रिलैक्स। जब ये प्ले एंड हुआ तो सारे यूं बैठे हुए थे, वाह। सारे यूं बैठे हुए थे। जी। जुबान नहीं समझ सकते आप, उन लोगों ने किसी को हिलने नहीं दिया ओपन एयर थिएटर में। भाई जो ये म्यूजिक फेस्टिवल्स करते थे रफ़ी ग्रुप, हाँ। किसको समझ आती थी कि क्या कौन क्या बोल रहा है? हाँ। लेकिन हर बंदा सुनता था। और ऐसे हमारा जब म्यूजिक इंटरनेशनली उसको पजीराई मिलती है जी, जी, तो लोग तालियां बजाते हैं। बिल्कुल। कितने लोगों को उर्दू समझ आती है? बात ये कि मैम, अच्छे काम पे इंसान एक अच्छा काम देख के आप अच्छा इंसान भी बन जाते हैं। आप देखिए ना जैसे कि कि तलत हमें साहब का तलत सारा साहब को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल। देखो इस दुनिया से सब ने जाना, हम सब ने अपनी अपनी बारी पे चले जाना। एक दिन हमारे बारे में भी इसी तरह गुफ्तगू हो रही होगी, लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। आई पर्सनली फील दैट इट इज़ द जॉब ऑफ दिस कंट्रीज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टू प्रिजर्व वर्क्स ऑफ पीपल लाइक तलत हुसैन, सो पीपल कैन लर्न। हमारी जो आने वाली जनरेशन जिसकी बार बार हम बात करते हैं कि जी वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो तो ऑलरेडी सीखी हुई आ रही है, वो तो जी वो उस पर खोलती है, वो उसी पे एक्टिंग भी सीख लेती है, यू नो। बट वी नीड टू सेलिब्रेट, दे हैव कंट्रीब्यूटेड, तलत हुसैन हैज़ कंट्रीब्यूटेड ऑल हिज लाइफ टू ओनली वन थिंग, दैट इज़ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और हर एरिया उस बेचारे को ना कोई दूसरा काम हमारी तरह आता था करना, ना वो दाल बेच सकता था, ना वो चावल बेच सकता था, वो लिटरेरी आदमी था, वो लिख सकता था, वो पढ़ सकता था, वो परफॉर्म कर सकता था। सो वी नीड टू सेलिब्रेट तलत हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक्चुअली व्यूअर्स, ऐसे बहुत ही खूबसूरत बात हमारे दोनों ब्रिलियंट आर्टिस्ट ने आज कही, एक लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। जब तक आप इस दुनिया में थे आप एक लिविंग लेजेंड थे और अपने काम के थ्रू आप हमेशा जीते रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली वही वाली बात है कि ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। सिर्फ आज के दिन सारे चैनल्स कुछ ना कुछ एफर्ट करेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक बंदा जो एक इंस्टीट्यूशन का लेवल रखता है, फिर उसको एटलीस्ट उस लेवल की रिस्पेक्ट और रिगार्ड और अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। आप सब तलत साहब को प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला तरीन मकाम अता फरमाए। एक शेर उनके लिए कहूँगी और उसी पे हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी। जितने पुराने मैकश हैं सब उठते जाते हैं, जितने पुराने मैकश हैं सब उठते जाते हैं, कहीं से आबे बकाए दवाम ला साकी। अरे वाह। क्या बात, क्या बात, वाह।
बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने, जिनसे मैं इंट्रोडक्शन करने से पहले ही माजरत कर लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत से इनसे गिले शिकवे करने हैं। हमारे साथ आज कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन है। स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी या जिसको हम बैकबोन कहते हैं। अब मसला ये है कि व्यूअर्स, एक वक्त था जहाँ पे कभी किसी की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन का प्रॉब्लम निकलता था तो सारे हक्का बक्का हो चुके थे, क्या कैसे हो गया, और फिर एक सिंपल बात होती थी कि ऑपरेशन होगा। अब छोटे छोटे बच्चों की भी कमर में दर्द है, ये कैसे हो सकता है? मतलब एक इंसान जो पैदा होता है, बेसिकली तो 0 मीटर पैदा होता है ना, तो एक 8 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा क्यों कंप्लेन कर रहा है कि मामा मेरी बैक में बहुत दर्द हो रही है? 22 साल के लड़के जो हैं उनकी कमर गोल हो गई है और कॉन्स्टेंटली उनके गर्दन में दर्द हो रही है, वाई? आज हमें इससे रिलेटेड गाइडेंस देंगे डॉक्टर गुलाम अब्बास चौधरी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। डॉक्टर साहब देखें, माफ़ कर दीजिएगा, गिले शिकवे बहुत हैं, जिसमें से पहला सवाल तो मैंने अपने गुफ्तगू में ही पूछ लिया, तो इसी से बात शुरू करते हैं कि क्या मसला है? कभी कभार कोई नानी दादी किसी बुजुर्ग का पता चलता था बैक में प्रॉब्लम हुई, एटलीस्ट जब मैं छोटी थी। अब हर दूसरे बंदे की प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक आप फरमा रही हैं जुगन। तो मेन इशू ये है कि अगर आप देखें ग्लोबली तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमें गाइड करते हैं कि इस वक्त मोर देन 620 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड उनको बैक पेन, स्पेशली लो बैक का प्रॉब्लम है। तो ये ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है एंड इट्स एक्सपेंडिंग। एक उसकी फैल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल फैल रहा है। और एक इसकी रीज़न जो है वो है एजिंग पॉपुलेशन, और दूसरी जो है ना हमारी डाइट्स और हमारा लाइफस्टाइल, ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है। स्मोकिंग और ओबेसिटी जो है, यानी वज़न जो है बॉडी का, जिस्म का तनासब से ज़्यादा होना, उससे मैकेनिकल बैक पेन होती है। तो बैक पेन एक जो अपने हाईलाइट किया ना कि हर किसी को हो रही है, हर एज ग्रुप में। तो एक बैक पेन होती है, वो उसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में नॉन स्पेसिफिक बैक पेन, कि इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है आप डायग्नोज कर सकते, लेकिन बैक पेन है। तो वो जो नॉन स्पेसिफिक बैक पेन है वो दुनिया की 90% लोगों को होगी किसी स्टेज पे उनकी लाइफ पे। तो उसकी वजह जो आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी रिसर्च हो रही है। एक तो 2-3 फैक्टर जो अभी मैंने बताए हैं, स्मोकिंग का ट्रेंड, अनहेल्दी डाइट, पहले जो थी मोर ऑर्गेनिक डाइट। स्मोकिंग में बाय द वे व्यूअर्स वेपिंग भी इंक्लूडेड है। निकोटीन प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट द धुआं। सो जहाँ लोग सोचते हैं कि अब हम वेप कर रहे हैं तो हम बाकी मामलात से बच जाएंगे, वो फिर भी आपकी बॉडी, आपकी बोन्स, दूसरी चीज़ों की वेयर एंड टेयर में एक बहुत नेगेटिव रोल अदा करती है। सो स्मोकिंग की जब बात होती है तो उसमें वेपिंग भी इंक्लूडेड है जी। दूसरा जो है डाइट का एलिमेंट जो है ना, उसमें जो पहले लोगों की एक सादा ऑर्गेनिक ग़िज़ा थी जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, अगर आप देखें आज जो वर्ल्ड वाइड इसका फास्ट फूड का एलिमेंट ज़्यादा होता जा रहा है, उससे जो नेचुरल ऑर्गेनिक फूड होती है जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स भी थे, प्रोटीन्स भी थी अप्रोप्रिएट, कार्बोहाइड्रेट भी रिलेटिवली लेस थे, तो उससे हम हाईली रिफाइंड फूड जो है उसकी तरफ जा रहे हैं, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसकी जो तनासब है वो प्रोटीन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है। उससे मोटापे का एलिमेंट ज़्यादा लोगों में हो रहा है, उससे मैकेनिकल बैक पेन जो है ना उससे काफ़ी ज़्यादा हो रही है लोगों को। लेकिन डॉक्टर साहब, खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज रिसेंटली हमारे प्रोग्राम पे कुछ एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने बड़ी रिसर्च एक्सटेंसिव की हुई है खाने के ऊपर, फूड टेक्नोलॉजिस्ट लेवल के लोग। उन्होंने ये कहा कि जिस्म को तो सिर्फ 100 के 150 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है पूरे दिन में। अब 100 से 150 ग्राम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कच्चे की बात कर रहे हैं, जब आप उसको पकाते हैं तो वैसे श्रिंक हो जाता है। तो इतना सा गोश्त, और अगर हमने कार्बोहाइड्रेट भी फिर कम लेना है तो डॉक्टर साहब फिर पेट कैसे भरेगा? ये भी तो एक मसला हो गया ना कि हर बंदा, पहले नॉर्मल एक प्लेट के अंदर इतना खाना डाला था तो बंदा खाता था और मात मुक जाती थी। इतनी बड़ी ढेरियाँ हम खाने की बनाते हैं, हमने खुराक का अमाउंट भी तो ज़्यादा कर दिया। हाँ, वो बहुत ज़्यादा कर दिया, और उसमें जो तनासब है
वो प्रोटीन का ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है आपकी एसेंशियल है। अगर आपको चूज़ करना हो तो प्रोटीन का साइज़ ज़्यादा करें, जो भी खाना अगर आप भूख खाएं। ज़्यादा लगती है हाँ। क्योंकि वो आपके पेट को भर भी जल्दी देगा। और वो जो बॉडी की रिपेयर है ना, ये जो बैक के प्रॉब्लम होते हैं ये वेयर एंड टेयर रिलेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो प्रोटीन्स हैं या जो हेल्दी डाइट है वो वेयर एंड टेयर को प्रिवेंट करती है, उसको कम से कम करती है। तो उससे भी एक प्रिवेंटेटिव एस्पेक्ट है जिसको कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब एक और भी तो मामला है, रीढ़ की, जिस तरह इंसान को डायबिटीज़ हो जाए तो वो उसके गुर्दे भी मुतासर करती है, वो उसके जिगर को भी मुतासर करती है, दिल को भी दिल की शरियानों को भी मुतासर कर, सारा कुछ मुतासर करती है, राइट। रीढ़ की हड्डी, जबकि हड्डी का मसला होता है, लेकिन वो भी जिस्म के बहुत से हिस्सों को मुतासर करती है। सिर्फ ये नहीं है कि कमर में दर्द है तो लोअर बैक में तो आपने इस तरह करके हिप पे हाथ रख लिया, आपकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, उठने बैठने जोगे नहीं रहते आप जी। तो उसमें मेन जो वजह है ना, जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक जो है नॉन स्पेसिफिक बैक पेन है, एक है स्पेसिफिक बैक पेन। अच्छा, स्पेसिफिक बैक पेन क्या होती है? स्पेसिफिक बैक पेन ये है कि आपको कोई ख़ास स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यानी बॉडी का जो L4 L5 कंप्रेशन या क्रैक या जो कमर है ना आपकी, ये मैथमेटिकली जो डॉक्टर हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो स्पाइन के डॉक्टर हैं, कि ये कहाँ पे लेवल है, क्योंकि आप जो पेन जाती है ना उस ख़ास डिस्ट्रीब्यूशन में जाती है। तो कमर को जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसमें एक स्पाइनल कॉर्ड रन होता है और फिर नर्व्स जाती हैं, टांगों के लिए भी हैं और बाजुओं के लिए भी है, नेक से। तो जब जो नर्व बाहर निकल रही है, अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर आ गया, चाहे वो इंजरी की वजह से हो गया या वो डिस्क किसी की हिल गई या वहाँ पे आर्थराइटिस डेवलप हो गया, जहाँ पे नर्व जो है वो ट्रैप हो गई, तो वो स्पेसिफिक काज है। उसमें बैक पेन भी होगी, लेकिन साथ या लेग पेन होगी अगर नेक में कोई चीज़ प्रॉब्लम है, और आर्म पेन होगी। अक्सर ऐसे होता है ना, जैसे कि अगर आपकी हिप बोन अल्लाह ना करे राइट साइड से फ्रैक्चर हो जाए, अब वहाँ से फ्रैक्चर होगी तो वहाँ पे तो पेन है सो है, लेकिन वो पेन पूरे आपके टो तक ट्रैवल करेगी और आपकी नेक तक ट्रैवल करेगी। और बड़े लोगों को मैंने देखा है, मेरे साथ अपना भी हुआ है, कि जब मुझे बैक पेन होती है मुझे माइग्रेन भी साथ ही हो जाती है, कि मतलब वो उसकी सपोर्ट में ना कहती है तकलीफ में हो, आओ मैं मजीद तुम्हें तकलीफ देती हूँ, पता नहीं क्यों बैक। अच्छा, बैक पेन के साथ क्या क्या मसाइल और भी हो सकते हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। तो जो नेक के प्रॉब्लम्स है ना वो आम तौर पे जाते हैं, वो टांगों में नहीं जाते, जा भी सकते हैं। तो जो लोअर बैक पेन के प्रॉब्लम है ना वो आमतौर पे टांग में ही जाते हैं, और इसको हम कहते हैं रेफर्ड पेन, क्योंकि जो नर्व है ना अगर राइट साइड पे वो दबी हुई है किसी डिस्क की वजह से, या वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, या खुदा न खास्ता कैंसर हो गया, तो वो उसको ट्रैप कर रहा है उस नर्व को, और वो जहाँ जिस साइड की ट्रैप है उसी साइड पे टांग में दर्द जाएगी। और जिस लेवल पे ट्रैप है, जैसे कई लोगों को पेन होती है जो कमर से पीछे से होते हुए घुटने तक होती है लेकिन आगे नहीं जाती, इसका मतलब है उनका थोड़ा सा हायर लेवल बैक के प्रॉब्लम है। जिनका पूरे पाँव तक जाती है, इसका मतलब है कि नीचे का कोई लेवल, उसके लिए हमें MRI स्कैन वगैरह करनी पड़ती है टू इन्वेस्टिगेट एंड मैरी दो सिम्टम्स के कहाँ से ये इसका आगाज़ कहाँ से हो रहा है, ताकि आप उसको टारगेट कर सकें। क्योंकि हर चीज़, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों को भी हो रही है, तो हम इसको कहते हैं कि एज ए सर्जन कि ये रेड फ्लैग कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि ये ख़तरनाक चीज़ें हैं। भाई डॉक्टर साहब, जिस बच्चे को 12 साल की उम्र पे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो रही है, उसका 30 साल पे क्या हाल होगा? बात तो ये है ना परेशानी की, कि अभी से वेयर एंड टेयर क्यों शुरू हो गया? अभी तो उसके जिस्म के बनने का वक्त था, वो बनते बनते ही मसला पड़ गया, और उसका ब्लेम हम बच्चों पे नहीं डाल सकते सर। बच्चे 12 साल के बच्चे की खुराक माँ और बाप ने देखनी है, घर वालों ने देखनी है, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना। हमने व्यूअर, सिंपल सी बात है, बच्चे को हम दूध पिला देते हैं और सोचते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है। अगर बच्चा विटामिन डी में डिफिशिएंट है तो उसके अंदर मतलब कैल्शियम तो अब्जॉर्ब भी नहीं होना, आपको उसको 6 कप भी दूध के पिला दे दिन के। सो बात यह है कि बच्चों की खुराक, उनकी नशोनुमा के ऊपर प्रॉपर फोकस करना और फिर उस हिसाब से डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से लोग क्यों डरते हैं? बड़ी दफ़ा बात आती है कि जी स्पाइन में सर्जरी करनी पड़ेगी, कुछ डालना, कुछ डिस्क निकालना, उठाना, ये वो इस टाइप की चीज़ करनी होगी, तो क्या स्पाइन की सर्जरी से उतना डरना चाहिए जितना लोग डरते हैं? ये मैं आपसे ब्रेक के बाद जानना चाहूँगी। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब अच्छी खुराक की बात करते हैं, जो डॉक्टर साहब ने एक बड़ा मेजर पॉइंट रेज़ किया, अक्सर जब रीढ़ की हड्डी और बैक पेन की बात होती है तो खाने पीने की बात नहीं होती, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि दूध पिएं और विटामिन डी ले लें, या मतलब कैल्शियम और विटामिन डी पे फोकस करें। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज़ किया। सो अच्छी खुराक की बात करते हैं तो शेफ़ तैयबा से बेहतर कौन अच्छी खुराक तैयार करता है? थैंक यू व्यूअर्स। चिकन सिंधी बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार है और इसको हम सर्व कर रहे हैं रायता और सैलड के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। एब्सोल्युटली ऑसम, थैंक यू सो मच तैयबा जी। जैसे कि आपने भी डॉक्टर साहब देखा कि मैंने आपके साथ नहीं फ़ोटो अभी खिंचवाई, लेकिन मैंने बिरयानी के साथ खिंचवा ली और साथ में मेरी सहेली खड़ी थी तो मैंने कहा चल तू भी आ जा। लेकिन बिरयानी आज मेरे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, बिकॉज मैं खाने की बड़ी शौकीन हूँ, बाय द वे आई लव फूड। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि खाना जीने के लिए खाना चाहिए, जीना खाने के लिए नहीं चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब सर्जरी जैसे ही आता है कि जी बैक का ऑपरेशन होना है, एक तो क्या बैक के ऑपरेशन हर बैक की प्रॉब्लम में ज़रूरी होते हैं, और अगर ऑपरेशन का डॉक्टर कहे तो बड़े लोग नहीं करवाते डर के मारे, थोड़ा सा इस पे गाइडेंस दे दें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हाँ जुगन, सो सर्जरी और मेन आपने ये देखना है कि ये जो नॉन स्पेसिफिक बैक पेन की हमने बात की थी, जिसमें कोई जो वजह नज़र नहीं आई आपको किसी इन्वेस्टिगेशन में, एमआरआई स्कैन पे, तो सिर्फ बैक पेन है जिसमें टांग में दर्द नहीं जा रही, या नेक पेन है, या बाजू में दर्द नहीं जा रही, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। तो ओवर 90% ऑफ पीपल विद बैक पेन जो है उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। 90% से ज़्यादा लोगों को जिनको नॉन स्पेसिफिक बैक पेन है। जिनको स्पेसिफिक बैक पेन है और साथ टांग में भी जा रही है, फ़र्ज़ करें बुज़ुर्गों में होता है ख़ास तौर पे, उनको कमर की दर्द होती है और साथ वो जब थोड़ा सा चलते हैं तो उनकी टांगें भारी हो जाती हैं, फिर वो आगे नहीं चल सकते, बैठ जाते हैं, तो वो उसमें उसको हम कहते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। उसमें नर्व्स जो जाती हैं टांगों में, उसके अराउंड इतनी ज़्यादा हड्डी बढ़ जाती है कि नर्व्स जो होती हैं उनका सांस लेना बंद हो जाता है। ठीक है। तो वो का ऐसी चीज़ है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। जब एक चीज़ ट्रैप हुई है ना, तो जब तक वो उसको सर्जन अनट्रैप नहीं करेगा वो चीज़ नहीं जाएगी, ना टांग की दर्द जाएगी। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो बैक पेन के लिए ऑपरेशन नहीं हो रहा, सर्जन आपकी टांगों को ठीक करने के लिए ऑपरेशन बैक पे कर रहा है। लेकिन बैक पेन में जब हमारे पास से गोरे गोरियाँ आते हैं, हम उनको क्लियरली कहते हैं कि आई एम गोइंग टू डू योर ऑपरेशन ऑन द बैक, लेकिन ये बैक पेन के लिए नहीं है, क्योंकि बैक पेन है तो आपके आर्थराइटिस वेरियस लेवल्स पे है। ये एक लेवल पे जहाँ पे नर्व ट्रैप्ड हैं, लेकिन ये आपकी टांगों के लिए है। बैक पेन माइट इम्प्रूव अगर वो इसी वजह से है, लेकिन अगर कई दूसरे लेवल्स पे आर्थराइटिस है और वहाँ पे तकलीफ है तो वहाँ वो बैक पेन ठीक नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर साहब पाकिस्तान में आपको पता है अक्सर जब रीढ़ की हड्डी, हिप रिप्लेसमेंट या नी कैप की रिप्लेसमेंट की बात आए तो लोग नहीं करते, वो ये प्रेफर करते हैं कि हम बिस्तरे पे पड़ जाए लेकिन ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि एक ये सोच है कि भाई अगर रीढ़ की हड्डी खोल ली ना इन्होंने, या एज वो ऑपरेशन करके खोल दी, तो फिर 50% चांस है कि आप कभी चल नहीं पाएंगे, आप पैरालाइज हो जाएंगे। ये बड़ी एक सोच होती थी एक फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या इतनी सेंसिटिव है रीढ़ की हड्डी? देखिए लोग गुर्दों का ऑपरेशन करा लेते हैं, जिगर का करा लेते हैं, पेट का करा लेते हैं, इंटेस्टाइन का करा लेते हैं, रीढ़ की हड्डी पे इतना क्यों मसला बनता है? इसकी मेन वजह यह है कि पहले जो सर्जरी होती थी पूरी दुनिया में, वो लोग इतने ट्रेंड नहीं थे। आजकल की जो मॉडर्न सर्जरी है वो माइक्रोस्कोप के अंडर होती है। सर्जन्स जो हैं वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं और उनको पता है कि कहाँ पे सर्जरी करनी है, नहीं करनी। और अक्सर रोबोटिक भी अब तो हो रही हैं, रोबोटिक भी आ रहे हैं, इसके अलावा नेविगेशन आ रही है स्पाइन सर्जरी के अंदर। तो ये जो जब मैं काउंसल करता हूँ अपने मरीज़ों को बरतानिया में, तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके प्रेशर है इस जगह पे, आपको सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी जो है, चाहे वो गोरा पेशेंट हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो कोई भी हो, जब आप बैक की सर्जरी की करते हैं बात, तो लोग 100 दफ़ा सोचते हैं। उसकी मेन वजह है कि लोग पैरालाइज हो जाते थे, कभी वॉक नहीं कर सकते थे। आफ्टर बचपन में किसी को कमर में बड़ी दर्द थी, उन्होंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद जब उठे तो टांगे डेड। तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन है ना, इस चीज़ को आप रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब कहाँ दर्द थी और अब चलने, इसीलिए तो लोग डरते हैं। तो लेकिन चांसेस जो, अगर सर्जन आपका ट्रेंड है प्रॉपरली, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑपरेशन हो रहा है, तो हम इसको ये कहते हैं कि अगरचे कोई भी सर्जरी रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन सर्जरी के अंदर रिस्क जो है ना वो लेस हैं देन गोइंग ऑन ए ब्रिटिश रोड। कि आप रोड पे जब जा रहे हैं
ये ऑपरेशन अब इतना सेफ़ है कि हम हर रोज़ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, और जिसकी भी हम करते हैं 100 में से 90% लोग स्ट्रेट वे इम्प्रूव हो जाते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो रिस्टोर हो जाती है। तो इसलिए ऐसी सर्जरी जिसमें क्लियर कट सर्जिकल टारगेट डिफाइंड हो गया है कि अगर एक मुस्तनद डॉक्टर, सबसे पहली बात तो है कि मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है, मुंह उठा के हम ही किसी बंदे के पास नहीं चले जाना, काम उसका कुछ और है, चेक आप उसको किसी और चीज़ के लिए करा रहे हैं, वो कह रहे हैं होते ताड़ा ऑपरेशन होएगा, फिर किसी रैंडम बंदे को रेफर कर दिया। प्रॉपर रूट, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक चार्ट किया जाता है, पूरी वो बनाई जाती है गेम प्लान कि ये होगा, ऐसे होगा, फिर इतनी रिकवरी होगी, फिर उसके बाद हम ये करेंगे, फिर हम फिजियोथेरेपी करेंगे, या ऑस्टियोपैथ या कायरोप्रैक्टर या जो भी। सो बात ये कि एक पूरा प्लान बनाया जाता है, सर्जिकल प्लान, राइट डॉक्टर साहब? प्री सर्जरी का भी और फिर पोस्ट का भी। सर्जरी का भी। सो ये सारी चीज़ें जब व्यूअर्स की जाती हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ ये कि मुस्तनद डॉक्टर। बिल्कुल वही वाली बात है ना कि अलजेब्रा के पेपर के लिए आप लिटरेचर की किताब नहीं पढ़ेंगे। सो राइट बंदे के पास जाएं, और फिर अगर डॉक्टर कह रहा है कि ज़रूरत है तो उस पर इतना एतबार करें कि वो अपने काम को जानता है। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल। गूगल पे जो पढ़ के आते हैं ना लोग चीज़ें, ये बड़ा प्रॉब्लम है। गूगल की बड़ी इन्फॉर्मेशन भी लोगों को एजुकेट भी करती है प्रॉब्लम्स के बारे में, और क्योंकि इतना लिटरेचर है और आपको कितना कंफ्यूज भी कर देता है जो प्रोफेशनल नहीं है पर्सन, तो उसमें जो है ना आपको केयरफुल होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से आ रही है। तो जब मैं मरीज़ों को गाइड करता हूँ तो मेरी अपनी वेबसाइट भी है वहाँ यूके में, abbasspinesurgery.co.uk जी। तो उसके अंदर मैंने सारे लीफलेट रखे हुए हैं कि आपको बैक पेन है तो उसकी तो क्या डॉक्टर वजूहत हो सकती साहब है। फॉलो करना है तो फिर किसी डॉक्टर को ही फॉलो करो ना। गूगल बिल्कुल। पे सर्च डाली, किसी ने कहीं आर्टिकल डाला हुआ है, किसी बंदे ने अपनी कोई पर्सनल का वो कहानी डाली हुई है, आप वही पढ़ के डर के अपनी डिसीजंस ना लें। देखिए, डॉक्टर की वेबसाइट पे जाएं, उससे गाइडेंस लें, लेकिन आपके केस के हिसाब से वो आपको गाइड करेगा। बिल्कुल। और अगर कोई सर्जिकल काज है उसका जो 90% में नहीं होता, 90% जो बैक पेन है वो फिजियोथेरेपी, पेन मैनेजमेंट और मोस्ट पेन जो लोगों को होती है वो 6 हफ्ते में ठीक हो जाती है। बिल्कुल। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो पेन है आप वेट करें 6 हफ्ते के लिए। अगर वो पेन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है, सिंपल पेन किलर लें। और इसके अलावा ये जो फ्रोज़न पीज़ हैं, जो मटर फ्रोज़न है, उसके ऊपर मसाज कोई चीज़ रख के 10 मिनट के लिए उसके ऊपर रखें, फिर ऑफ़ करें। इनिशियली जो है वो आप बर्फ़ किसी कपड़े में लपेट के उससे भी टकोर कर सकते हैं, और उसकी हीट थेरेपी बाद में, हीट जो है वो मसल स्पैज़म को कम करती है, और ये जो कोल्ड थेरेपी है वो आपकी जो स्वेलिंग हुई है वहाँ पे, जो इन्फ्लेमेशन, सोजिश जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जो सोजिश हुई है उसको कम करती है। तो ये मैयस के अलावा पेन, लेकिन कभी भी बेड रिडन ना हो जब बैक पेन होती है। ये न्यू ट्रेंड है कि छुट्टी ना लें, काम करते रहें। आपके जो मसल है ना, अगर आप लेट गए ना वो डीकंडीशनड हो जाएंगे और आपकी सिचुएशन वर्स से वर्स होती जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, क्योंकि जब भी मुझे कुछ होता है, हर कोई कहता है रेस्ट करे ना, मैं कहती हूँ बिस्तरे पै गई ना फिर नहीं उठना मैंने। अभी थोड़ी देर पहले उस्मान पीरज़ादा साहब हमारे साथ थे और वो भी यही कह रहे थे कि तुम थकती नहीं हो। थक मैं जाती हूँ डॉक्टर साहब, ये एक क्लैरिफिकेशन मैं व्यूअर्स को भी दे दूँ, बट द पॉइंट इज़ अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को बहुत ही अमेजिंग बनाया है। बड़े एक्सट्रीम केसेस में जाके बेचारी जवाब दे जाती है। 120 साल तक हम जी सकते हैं इसी जिस्म के अंदर, बेड़ा गर्क हम खुद इसका करते हैं बिस्तरों में लेट लेट के। 50-60 साल के लोग होते हैं, 60 साल की उम्र होती है, फ़ौरन कहते हैं अब आप रेस्ट करें। अगले का वैसे ही बॉडी का वेयर एंड टेयर हो रहा है, आपने उनको लिटा दिया, बिठा दिया कि हम अपने बुजुर्गों की खिदमत कर रहे हैं, आप उल्टा उनको नुकसान देते हैं। तो डॉक्टर साहब, फाइनली वी हैव अबाउट अ मिनट एंड हाफ। अगर यंग लोग, बच्चे, मतलब एंड देन 20s 25 टाइप, एंड देन बुजुर्ग, कोई अगर गाइडेंस या गाइडलाइन दे दें स्पाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे जो अहम चीज़ है ना, अगर बच्चे में या किसी बुज़ुर्ग में फर्स्ट टाइम, अगर से बच्चा जो है वो 20 साल से कम है या कोई बड़ा जो है उसकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है और पहली दफ़ा उनको पेन हो रही है कमर में, तो आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बच्चे के अंदर तो पेन नहीं होनी चाहिए, उनकी बॉडी तो अभी यंग है, वेयर एंड टेयर तो नहीं होनी चाहिए, तो वो उसको हम कहते हैं कि ये रेड फ्लैग है। या किसी को पखाना या पेशाब का कंट्रोल उसका लूज़ हो जाए, ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, तो उस सूरत में इमरजेंसी उनकी सर्जरी होनी चाहिए, नहीं तो वो पखाने और पेशाब का कंट्रोल रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए होता है, परमानेंट।
तो ये बहुत अहम है। ये चीज़ जाके मैंने इंग्लैंड में देखी कि वहाँ पे लोग सबसे पहले, हम 100 लोगों की MRI करते हैं जो आते हैं इमरजेंसी में, सबसे पहले उनको पता करते हैं कि आपके बाउल, ब्लैडर, जिसको पखाने पेशाब के कंट्रोल ठीक है ये नहीं है, क्योंकि ये सर्जिकल इमरजेंसी होती है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बैक पेन के साथ आपका कहीं पखाने पेशाब का कंट्रोल तो नहीं लूज़ हो गया, क्योंकि अगर उसकी सर्जरी विद इन 24 आवर्स ना हो तो फिर ये परमानेंट मसला ये बन जाता है। परमानेंट मसला और बन कभी जाता कभी है। वो बैग भी लगाना पड़ जाता है। बिल्कुल, और उनको रेस्ट ऑफ द लाइफ डिसेबिलिटी में गुजरता है। तो इसलिए मैं कभी कभी लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि यार जब पाकिस्तान में हम ट्रेन हो रहे थे तो हमें उस तरीके से एजुकेशन में ऐसे बम्बार्ड नहीं किया गया कि ऐसे पेशेंट आता है उसको फ़ौरन चेक करो कि उसको पखाने पेशाब का कंट्रोल का मसला तो नहीं है, अगर है तो स्ट्रेट अवे उसको थिएटर में ले जाओ। तो ये जो हेल्थ एजुकेशन के लिहाज से ये चीज़ बड़ी अहम है कि आपको बैक पेन हो, आपको टांग में तो दर्द हो सकती है, लेकिन पखाने पेशाब का कंट्रोल आपका नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन बात बड़ी सिंपल है डॉक्टर साहब, इन सबसे अगर आप मुझे इजाज़त दें ये कहने की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि तशखीस करा लें। अगर कोई तकलीफ़ में है और अम्मी भी तकलीफ़ में है, नहीं आपके बात मान रही, तो उनको घेर के कोई कहानी डाल के ले जाएं डॉक्टर पे, लेकिन चेक ज़रूर कराएं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिनमें अगर 24 घंटे में आप एक्शन ना लें तो मसला सारी ज़िंदगी के लिए बन सकता है। सो राइट टाइम पे फाइंडिंग आउट व्हाट्स रॉन्ग, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना और फिर जो ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर आपको देता है उसको फॉलो करना। एंड देन डॉक्टर साहब ने जैसे कि कहा कि अच्छी खुराक लेना और अपने लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से लेके चलना, वर्जिश करना, नींद को पूरा करना, जो बेसिक चीज़ें हम इस प्रोग्राम पे ऑलमोस्ट डेली डिस्कस करते हैं, तो इंशाल्लाह बड़ी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। आमीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, एब्सोल्यूट प्लेजर। यू वेरी वेलकम। आप बाहर से आए, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम आपको बुलाएं और बताएं कि हमारे जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स माशाल्लाह हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी, उनका चेहरा भी आपको हम दिखाएं। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, ब्लेस यू एंड थैंक यू तैयबा जी। यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे व्यूअर्स। शो के कंक्लूजन में फिर आपको रिमाइंडर दूंगी कि आज जब नमाज़ पढ़ें, दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो तलत हुसैन साहब को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।